नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुन लो यूपीएससी चैनल। आज तारीख है 16 सितंबर 2025, ट्यूसडे, और हम लेकर आए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, मतलब सामयिकी का एकदम डिटेल विश्लेषण। और ये जानकारी हमने जुटाई है सीधे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा के एस्पिरेंट्स उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई है। हमारा मकसद है आपको प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू साक्षात्कार तीनों स्टेजेस के लिए तैयार करना। आज हम कई जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर आया फैसला, इंडिया, भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत होते रिश्ते, देश के लेबर मार्केट, श्रम बाजार के ताजा आंकड़े, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस की सफलता की कहानी, यूएस इंडिया, अमेरिका भारत के बीच चल रही ट्रेड नेगोशिएशंस, व्यापार वार्ता, और हाँ, महाराष्ट्र में आई बाढ़ की चिंताजनक स्थिति पर भी बात होगी। हम हर खबर की तह तक जाएंगे, उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, एनालिसिस, विश्लेषण, इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ, सब कुछ समझेंगे एकदम आराम से। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, यानी राजव्यवस्था और शासन की। आज सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर, एक अंतरिम आदेश दिया है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस, मतलब कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर सीमाएं लगाई हैं। हाँ, मतलब पूरी तरह से स्टे नहीं दिया है। नहीं। ये फैसला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की बेंच मतलब पीठ ने दिया है, और इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है। जी। इस कानून का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, ये अमेंडमेंट एक्ट, ये संशोधन अधिनियम काफी संसदीय बहस और विचार विमर्श के बाद पास हुआ था। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल। उनके अध्यक्षता में काफी डेलिब्रेशंस हुए, मतलब काफी सोच विचार हुआ। अच्छा, तो इसका मकसद क्या था, मतलब क्यों लाया गया ये संशोधन? इसका मेन एम, मुख्य मकसद था वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ संपत्तियों के गवर्नेंस, शासन में सुधार लाना, और जो पुराने मुद्दे थे जैसे एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण और मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, उनको एड्रेस करना, उनका समाधान निकालना। राइट। यूपीएससी सिलेबस के लिहाज से कहाँ फिट होता है? ये आता है जेएस पेपर 2 में। गवर्नेंस यानी शासन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, ये कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ रेलेवेंट हैं। और हाँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये नाम तो याद रखना ही है। बिल्कुल। कुछ की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं समझ लेते हैं जो इस केस में इंपॉर्टेंट है। हाँ, जरूर। पहला है वक्फ बाय यूजर, यानी उपयोग द्वारा वक्फ। ये वो संपत्तियां होती हैं जो बिना किसी फॉर्मल डेडिकेशन मतलब औपचारिक समर्पण के लगातार धार्मिक उपयोग में आने की वजह से वक्फ बन जाती हैं। इस पर काफी विवाद था। अच्छा, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पावर्स, जिला कलेक्टर की शक्तियां। इस कानून में उन्हें सरकारी बनाम वक्फ भूमि की स्थिति तय करने का कुछ अधिकार देने की बात थी। और तीसरा, जो आपने पहले भी मेंशन किया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। जी, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संवैधानिक सिद्धांत है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के फंक्शंस, उनके कार्यों के बीच ओवरलैप को रोकता है, मतलब कौन क्या काम करेगा ये तय करता है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या जरूरी है इस फैसले से। कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पहला, कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया, मतलब अब सिर्फ इस्तेमाल से कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी जब तक ये साबित ना हो। ओके। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो संपत्ति का टाइटल मतलब मालिकाना हक या स्वामित्व तय नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्रॉपर जुडिशियल या क्वाज़ा जुडिशियल अथॉरिटी चाहिए,
मतलब एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ही ये तय कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं कर सकती। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाली बात है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व पर। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 पर सीमित कर दी गई है। और स्टेट वक्फ बोर्ड्स, राज्य वक्फ बोर्डों में 11 सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। ये नंबर्स याद रखने हैं, 4 out of 22 एंड 3 out of 11। रिपीट कर रही हूँ, 4 out of 22 एंड 3 out of 11। गॉट इट। 422 और 311। और चौथा पॉइंट। चौथा एक नियम था जिसमें बोर्ड मेंबर बनने के लिए 5 साल के इस्लाम प्रैक्टिस, मतलब इस्लामी आचरण की जरूरत बताई गई थी। उस नियम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है जब तक कि सरकार इसके लिए डिटेल्ड रूल्स, नियम नहीं बना लेती। अच्छा, तो उस पर अभी फाइनल फैसला नहीं है, रोक है। जी, इंटरिम रोक है। तो अब आते हैं मेंस पर। मुख्य परीक्षा के लिए इसका एनालिसिस, विश्लेषण क्या बनता है? ये फैसला क्या दिखाता है? देखिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये फैसला जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम का एक अच्छा उदाहरण है। कोर्ट ने विधायिका के काम में सीधे दखल नहीं दिया, पूरे एक्ट पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट सामान्यतः ये मानकर चलती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक होता है, इसलिए इसे गलत साबित करने का भार पिटिशनर्स, याचिकाकर्ताओं पर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ याचिकाकर्ता पर है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा भी की, खासकर सेपरेशन ऑफ पावर्स की। कोर्ट ने सरकार की चिंताओं को भी वैलिडेट किया, माना कि हाँ, वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग की समस्या है जिसे एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि ऐसा करते हुए प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बने रहें। कार्यपालिका को न्यायिक काम करने से रोककर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखा। सो इट्स अ डेलिकेट बैलेंस, एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली, यही इसकी खासियत है। इट्स फैसिनेटिंग हाउ द कोर्ट नेविगेटेड दिस कॉम्प्लेक्स इश्यू। तो इसके इम्प्लीकेशंस, मतलब इसके दूरगामी प्रभाव या निहितार्थ क्या होंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो सरकार ज्यादातर प्रावधानों को लागू कर सकती है। जिन पर रोक लगी है उन्हें सरकार को कोर्ट में डिफेंड करना होगा या फिर उनके लिए नए नियम बनाने होंगे। और मीडियम टर्म में? मीडियम टर्म में उम्मीद है कि वक्फ शासन बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अतिक्रमण की गुंजाइश कम होगी, जैसा कि कानून का मकसद था। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में ये केस धार्मिक संपत्ति से जुड़े कानूनों की संवैधानिक समीक्षा के लिए एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल बन सकता है। ये दिखाएगा कि कैसे सुधारों और अधिकारों के बीच संतुलन साधा जा सकता है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम इससे? निष्कर्ष यही है कि कोर्ट का ये बैलेंस्ड अप्रोच, ये संतुलित दृष्टिकोण सुधारों को संभव बनाता है और साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। अब जरूरत है कि सरकार विवादित प्रावधानों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स, व्यापक और स्पष्ट नियम जल्दी बनाए। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कितनी इफेक्टिव, कितनी प्रभावी है। बिल्कुल। चलिए अब पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत में थे और आज उनकी यात्रा का समापन हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। क्या बड़ी बातें रही इस विजिट में? हाँ, ये काफी सफल यात्रा रही। 2 मुख्य बातें सामने आईं। पहली, सबसे महत्वपूर्ण, भारत और मॉरिशस ने अपने रिश्तों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी उन्नत रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है। ये एक अपग्रेड है। एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये टर्म याद रखना होगा। इसका मतलब क्या है कॉन्क्रीटली? इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और ज्यादा गहरा होगा, स्पेशली इन एरियाज लाइक मैरिटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्रौद्योगिकियां और स्पेस, अंतरिक्ष। ये दिखाता है कि रिश्ते अब ज्यादा स्ट्रेटेजिक, ज्यादा रणनीतिक हो गए हैं। गॉट इट। और दूसरी बड़ी बात है मॉरिशस के लिए एक नए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, विशेष आर्थिक पैकेज पर सहमति। भारत पहले भी मॉरिशस को आर्थिक मदद देता रहा है। ये उसी कड़ी में अगला कदम है जो मॉरिशस की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, भारत के लिए मॉरिशस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
देखिए, मॉरिशस भारत की इंडियन ओशन पॉलिसी, हिंद महासागर नीति में बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी लोकेशन बहुत क्रूशियल है। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक तरह से गेटवे, प्रवेश द्वार है, और ग्लोबल साउथ में भारत का एक की पार्टनर, एक प्रमुख भागीदार है। दोनों देशों का साझा इतिहास है, संस्कृति है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो एक नेचुरल ब्रिज का काम करते हैं। और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मॉरिशस इस विजन का एक अभिन्न अंग है। इस एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस दोनों को मजबूत कर रहा है। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। राइट। तो मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या होगा? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? मेंस के लिहाज से ये एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखाती है कि भारत इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स, मतलब हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है और उन्हें मजबूत करने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और स्पेस में सहयोग का विस्तार भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी, तकनीकी कूटनीति को भी दिखाता है। और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज सिर्फ मदद नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ाता है, जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट, रक्षा खरीद और जॉइंट सर्वेलेंस, संयुक्त निगरानी के माध्यम से। सो इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, India is basically solidifying its presence and role as a net security provider in the Indian Ocean region. बिल्कुल, एक मजबूत और गहरा होता रिश्ता। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का। यहाँ से कुछ अच्छी खबर है, ऐसा सुना है। लेबर मार्केट में कुछ सुधार। हाँ, कुछ पॉजिटिव साइन जरूर है, थोड़ी राहत की बात है। बताएं जरा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसे PLFS कहते हैं, उसके ताज़ा आंकड़े आए हैं। इसके मुताबिक अगस्त 2025 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, घटकर 5.1% हो गई है। ये लगातार दूसरा महीना है जब इसमें सुधार देखा गया है। जुलाई में ये 5.2% थी। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग क्या स्थिति है? मेल अनएम्प्लॉयमेंट, पुरुष बेरोजगारी 5.0%, 5.0% पर पहुंच गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे कम है। ये अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए? और सबसे एनकरेजिंग बात, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, महिला कार्यबल भागीदारी भी बढ़ रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। एक्सीलेंट। थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर बात करते हैं। ये PLFS डेटा कैसे कलेक्ट होता है? इसमें CWS मेथोडोलॉजी क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। PLFS में करंट वीकली स्टेटस, जिसे CWS कहते हैं, इस मेथोडोलॉजी, इस कार्यप्रणाली का इस्तेमाल होता है। CWS का मतलब है कि सर्वे से ठीक पहले के 7 दिनों में व्यक्ति के रोजगार गतिविधि को मापा जाता है। मतलब पिछले 7 दिन में क्या वो एम्प्लॉयड था, अनएम्प्लॉयड था या लेबर फोर्स से बाहर था। अच्छा, तो ये शॉर्ट टर्म पिक्चर देता है? हाँ, ये वीकली स्टेटस दिखाता है, और ये आंकड़े अक्सर सीजनल एग्रीकल्चरल डिमांड, मतलब मौसमी कृषि मांग, जैसे बुआई या कटाई का मौसम, और अर्बन इकोनॉमिक रिकवरी, शहरी आर्थिक सुधार के पैटर्न को दर्शाते हैं। ये सिलेबस में कहाँ आता है? ये JS पेपर 3 का कोर टॉपिक है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। इसमें लेबर इकोनॉमिक्स, श्रम अर्थशास्त्र और स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स, सांख्यिकीय संकेतक जैसे सब टॉपिक्स आते हैं। और हाँ, PLFS और CWS, ये टर्म्स नोट करने लायक हैं। कुछ और की कॉन्सेप्ट जो यहाँ समझने चाहिए? हाँ, 4 टर्म्स हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। पहला, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR, कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात। ये बताता है कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग नियोजित हैं, मतलब काम कर रहे हैं। दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, श्रम बल भागीदारी दर। ये बताता है कि काम करने योग्य आबादी का कितना हिस्सा या तो काम कर रहा है या काम की तलाश में है, मतलब लेबर फोर्स में है। तीसरा, करंट वीकली स्टेटस, CWS, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। ये हमने अभी डिस्कस किया, 7 दिन की रेफरेंस अवधि में रोजगार का मापन। और चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, UR, बेरोजगारी दर। ये बताता है कि लेबर फोर्स में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं।
मतलब काम ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। राइट, इन चारों में फर्क समझना बहुत जरूरी है एनालिसिस के लिए। बिल्कुल। तो अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक आंकड़ों पर। अगस्त 2025 की क्या आंकड़े याद रखने हैं? ओके, नंबर्स नोट कर लीजिए। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1%, 5.1%। जुलाई में 5.2% थी, तो थोड़ा सुधार है। मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.0%, 5.0%। ये 5 महीने का निचला स्तर है, गुड साइन। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रामीण बेरोजगारी 4.3%, 4.3%। ये भी पिछले 3 महीने से घट रही है, शायद कृषि गतिविधियों के कारण। फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, महिला कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, ये बढ़कर 32.0% हो गया है। जून में ये 30.2% था। ये बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। Wow, that's a big jump indeed. हाँ, और आखिर में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 15-20 साल आयु वर्ग, ये ओवरऑल 14.6% है। 14.6% ये अभी भी काफी ज्यादा है। हाँ, ये चिंता का विषय है। तो ये आंकड़े 5.1%, 5.0%, 4.3%, 32.0% और 14.6% ये याद रखने हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, 5.1, 5.0, 4.3, 32.0 एंड 14.6%। ठीक है, अब मेंस के लिए इसका एनालिसिस करते हैं। ये सुधरता हुआ लेबर मार्केट क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये आंकड़े इकोनॉमिक मोमेंटम, आर्थिक गति का संकेत तो दे रहे हैं। जैसा हमने कहा, सीजनल एग्रीकल्चरल डिमांड और अर्बन रिकवरी, शहरी सुधार, दोनों का इसमें योगदान लग रहा है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उससे पहले ये पॉजिटिव ट्रेंड अच्छा है। लेकिन वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वाला आंकड़ा, वहीं पे चैलेंज है, स्पेशली फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, महिला युवा बेरोजगारी। ये 17.8%, 17.8% पर है। ये ओवरऑल यूथ रेट से भी ज्यादा है। 17.8%, that's worrying. हाँ, ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। मतलब सिर्फ इकोनॉमी ग्रो करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लड़कियों की शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सेफ वर्क एनवायरनमेंट और सोसाइटल माइंडसेट, सामाजिक सोच, इन सब पर काम करना होगा। बिल्कुल। तो ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि शायद हाल की जीएसटी कार्ड्स और कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ का भी कुछ असर दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। ये आंकड़े उस दिशा में एक पॉजिटिव सिग्नल है। बट दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ सस्टेनेबल इज दिस इम्प्रूवमेंट? और फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चरल इशू को कैसे एड्रेस किया जाए, ये बड़ा सवाल है। सही बात है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में तो उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन की डिमांड से रोजगार के लाभ बने रहेंगे, मे बी और इम्प्रूवमेंट भी दिखे। मीडियम टर्म में सरकार को फीमेल यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए टारगेटेड प्रोग्राम्स, लक्षित कार्यक्रम बनाने और लागू करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जनरल स्कीम्स काफी नहीं होंगी। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन, मतलब स्थायी रोजगार सृजन के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधार बहुत जरूरी हैं। लेबर लॉज, एजुकेशन सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब पर काम करना होगा। तो कंक्लूजन ये है कि संकेत पॉजिटिव हैं, लेकिन खुश होने के साथ साथ चैलेंजेस पर, खासकर महिला युवा रोजगार पर फोकस करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। इकोनॉमी में एक और खबर है जो इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ती है। इंडिया और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बीच एक MOU हुआ है। जी, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसमें वर्चुअली भाग लिया। ये MOU किस बारे में है? ये MOU इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस IRCO को डेवलप करने के लिए है। इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, ये क्या चीज़ है? आसान शब्दों में बताएं। आसान शब्दों में ये दुनिया भर के अलग अलग जॉब्स और उनके लिए ज़रूरी स्किल्स का एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश है। एक तरह की ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका मकसद है ग्लोबल स्किल कंपैरेबिलिटी को बढ़ाना। मतलब भारत में किसी व्यक्ति के पास जो स्किल है उसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिले, समझा जा सके। इससे क्या होगा कि दुनिया भर में, खासकर विकसित देशों में जहां स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो रही है, वहां भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर आसान हो जाएंगे, माइग्रेशन आसान होगा। वाह,
ये तो बहुत एम्बिशियस प्लान लगता है। हाँ, ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023 के दौरान की गई कमिटमेंट्स प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। तब नेताओं ने स्किल्स बेस्ड माइग्रेशन पाथवेज का समर्थन किया था। दुनिया के कई देशों में डेमोग्राफिक डेफिसिट है, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है और डिजिटाइजेशन की वजह से स्किल्स की ज़रूरतें बदल रही हैं। ये सिस्टम इन ग्लोबल स्किल शॉर्टेजेस को एड्रेस करने में मदद करेगा। ये सिलेबस में कहाँ फिट होता है? ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और GS पेपर 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास दोनों से जुड़ता है। मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या है? ये पार्टनरशिप क्या दर्शाती है? देखिए, ये साझेदारी भारत को दुनिया की एक पोटेंशियल स्किल कैपिटल, कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही ये ग्लोबल वर्कफोर्स शॉर्टेजेस, वैश्विक कार्यबल की कमी को दूर करने में भारत के प्रोएक्टिव रोल को दिखाता है। वी आर नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग लेबर, वी आर प्रोवाइडिंग स्किल सॉल्यूशंस। भारत के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे NCS पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल। ये दिखाते हैं कि भारत के पास लेबर मार्केट सॉल्यूशंस देने की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, तकनीकी क्षमताएं हैं। और ये सरकार की रोजगार योजनाओं से कैसे जुड़ता है? ये समझौता सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स बनाना है। ये उस लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है बाय क्रिएटिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। इंटरेस्टिंग। तो ये एक तरफ ग्लोबल नीड्स पूरी करेगा, दूसरी तरफ भारतीयों के लिए अवसर पैदा करेगा। प्रिसाइसली। चलिए अब सीधे चलते हैं US इंडिया रिलेशंस पर। अमेरिका भारत संबंध, ट्रेड नेगोशिएशंस तेज हो गई हैं, क्या चल रहा है? हाँ, US ट्रेड नेगोशिएटर्स, अमेरिकी व्यापार वार्ताकार इस वक्त न्यू दिल्ली में हैं और क्रूशल डिस्कशंस, महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं। मुद्दे क्या हैं? मेन फोकस द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों पर है, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ्स, प्रशुल्कों पर, और साथ ही भारत में अमेरिकी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, कृषि आयात से जुड़े नियमों पर, विशेष रूप से कॉर्न ट्रेड, मक्का व्यापार को लेकर। ये टैरिफ वाला मुद्दा तो काफी पुराना है। हाँ, ट्रेड डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत टैरिफ कम करे और अमेरिकी उत्पादों के लिए मार्केट एक्सेस आसान बनाए। और भारत का क्या स्टांस है, स्पेशली कृषि आयात पर? अमेरिका हटवाना चाहता है। तो ये बातचीत नई क्यों है? मतलब अभी क्यों तेज हुई? ये बातचीत US सेनेटर मार्को रूबियो की हालिया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के बाद हो रही है। ये दिखाता है कि दोनों देश चल रहे ट्रेड डिस्प्यूट्स के बावजूद इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग को गहरा करना चाहते हैं। सिलेबस रेलेवेंस? GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड और GS पेपर 3 इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसी। प्रीलिम्स के लिए क्या की पॉइंट्स हैं? प्रीलिम्स के लिए बस इतना ध्यान रखें कि इंडिया US के बीच कॉर्न इंपोर्ट पर डिस्कशंस चल रही हैं, टैरिफ रिलेटेड नेगोशिएशंस जारी हैं, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं और एग्रीकल्चरल ट्रेड बैरियर्स रिव्यू में है। ठीक है। और मेंस एनालिसिस, ये वार्ताएं क्या दर्शाती हैं? मेंस के लिए ये वार्ताएं US इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स नेचर, जटिल प्रकृति को दर्शाती हैं। एक तरफ हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, क्वाड जैसे मंचों पर साथ हैं, डिफेंस टाइज मजबूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड फ्रिक्शंस, व्यापारिक मतभेद भी मौजूद है। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हमेशा स्मूथ ट्रेड रिलेशंस में ट्रांसलेट नहीं होता। तो भारत का रुख क्या है कृषि आयात पर? भारत का रुख फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स और ट्रेड पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव्स के बीच संतुलन बनाने वाला है। भारत एकदम से बाजार नहीं खोल सकता, उसे अपने किसानों का भी सोचना है। समाधान के लिए जरूरी है कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल सरप्लस को एड्रेस किया जाए, लेकिन इस तरह से कि भारतीय किसानों के हितों की भी रक्षा हो। इट्स अ वेरी टफ बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल। देखते हैं इन वार्ताओं का क्या नतीजा निकलता है। अब चलते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर की तरफ, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से। वर्ल्ड ओजोन डे 2025। यस, ये वाकई एक सेलिब्रेशन का दिन है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और इस साल की थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। और ये दिन वियना कन्वेंशन के 40 साल पूरे होने का भी जश्न है। 40 इयर्स। और साथ ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अपार सफलता का जश्न, जिसने हमारी ओजोन लेयर, ओजोन परत को ठीक करने में अविश्वसनीय मदद की है।
एब्सोल्युटली। ये दिन दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक वार्निंग्स, वैज्ञानिक चेतावनियों को सुनकर इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जा सकता है। व्हाट अ फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी। ट्रूली इंस्पायरिंग। इसका बैकग्राउंड क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, कैसे काम करता रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था। इसका मकसद था लगभग 100 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को रेगुलेट करना और धीरे धीरे फेज आउट करना, मतलब चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ODS जैसे कि CFCs, जो पहले रेफ्रिजरेटर्स और ACs में बहुत इस्तेमाल होते थे, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। और ये कितना सफल रहा? ये इतिहास की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक है। 16 सितंबर 2009 को इसे यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला, मतलब दुनिया के हर देश ने इसे मान लिया। वाओ, यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। हाँ, और भारत ने इसके इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन में बहुत प्रोएक्टिव, बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। हमने CFCs को शेड्यूल यानी तय सीमा से 17 महीने पहले ही फेज आउट कर दिया था, अगस्त 1, 2008 तक। 17 महीने पहले? दैट्स कमेंडेबल। इंडीड। ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, ये नाम और इनकी सिग्निफिकेंस अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं या ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर, ओजोन अराट हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में मौजूद ओजोन गैस की एक परत है। ये एक ढाल की तरह काम करती है जो सूरज से आने वाली हानिकारक UV रेडिएशन, परावैंगनी विकिरण को सोख लेती है। इमेजिन इट लाइक अर्थ्स नेचुरल सनस्क्रीन। अर्थ सनस्क्रीन, नाइस एनालॉजी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये वही अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ODS को फेज आउट करने के लिए बनी। HCFCs क्या है? HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये CFCs के सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाए गए थे। ये ओजोन को कम नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन फिर भी पहुंचाते हैं, तो अब इनको भी मौजूदा योजनाओं के तहत फेज आउट किया जा रहा है। और किगाली अमेंडमेंट, ये क्या है? किगाली अमेंडमेंट, किगाली संशोधन, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक विस्तार है जो 2016 में हुआ। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs को एड्रेस करता है। HFCs ओजोन परत के लिए तो सेफ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल ग्रीनहाउस गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती हैं। तो किगाली अमेंडमेंट का लक्ष्य HFCs को फेज डाउन करना है, मतलब धीरे धीरे कम करना है। गॉट इट। तो पहले ODS, अब HFCs। फोकस शिफ्ट हुआ है। यस, टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एज वेल। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस टॉपिक से? हाँ, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16 एनुअली, हर साल 16 सितंबर। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर अडॉप्टेड ऑन मार्च 22, 1985। शुरुआत में 28 देश थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अचीव्ड यूनिवर्सल रैटिफिकेशन सितंबर 16, 2009। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। इंडिया फेज्ड आउट CFCs अगस्त 1, 2008, 17 महीने पहले डेडलाइन से। ये तारीखें 16 सितंबर, 22 मार्च 1985, सितंबर 1987, 16 सितंबर 2009, अगस्त 1, 2008। इन्हें 2 बार दोहराएं और याद रखें। मैं फिर से बोलता हूं, 16 सितंबर, 22 मार्च 1985, सितंबर 1987, 16 सितंबर 2009, 1 अगस्त 2008। परफेक्ट। वो में मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या बनता है? ओजोन परत की रिकवरी क्या सिखाती है? मेंस के पर्सपेक्टिव से ओजोन परत की रिकवरी, उसकी बहाली, सफल मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी, बहुपक्षीय पर्यावरण कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं, साइंस को फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसमें CFCs का जल्दी फेज आउट और अब HCFC मैनेजमेंट प्लान शामिल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजनशिप, जिम्मेदार वैश्विक नागरिकता को दर्शाता है। और क्या ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी कोई सबक देता है? बिल्कुल। ये सफलता साइंस बेस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, विज्ञान आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्लाइमेट चेंज जैसी कई ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक टेम्पलेट, एक नमूना प्रदान करती है। इट गिव्स होप। डेफिनेटली। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? शॉर्ट टर्म में तो ओजोन बहाली की प्रोग्रेस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। देखना होगा कि रिकवरी ट्रैक पर रहे।
मीडियम टर्म में किगाली अमेंडमेंट के तहत HFC फेज डाउन का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्रूशल है। भारत का अपना HFC फेज डाउन प्लान है। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में ये भविष्य की अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोड मैप, एक टेम्पलेट बना रहेगा। ये दिखाता है कि ग्लोबल कोऑपरेशन इज पॉसिबल एंड इफेक्टिव। तो कंक्लूजन ये है कि ओजोन परत की बहाली एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है और किगाली अमेंडमेंट के तहत काम जारी है। हाँ, और ये भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए आशा जगाता है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी हर खबर इतनी पॉजिटिव नहीं है। अब कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं महाराष्ट्र और उत्तराखंड से। हाँ, ये चिंता की बात है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में, खासकर बीड जिले में, पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। और स्थिति काफी गंभीर है। जी, बाढ़ आ गई है कई इलाकों में, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF और आर्मी यूनिट्स, सेना की इकाइयां मिलकर काम कर रहे हैं। 120 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। और कोई कैजुअलिटीज? दुखद रूप से बारिश से संबंधित घटनाओं में 4 मौतें हुई हैं। ओह दैट्स ट्रैजिक। इसका बैकग्राउंड क्या है? IMD का कोई अलर्ट था? हाँ, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बीड, पुणे और अहिल्यानगर सहित कई गंभीर रूप से प्रभावित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और अभी भी जारी है। मॉनसून की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कई एजेंसीज को मिलकर डिजास्टर रिस्पांस, आपदा प्रतिक्रिया करनी पड़ रही है। ये दिखाता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का असर। ये सिलेबस में कहाँ आता है? GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और वेदर पैटर्न्स, मौसम पैटर्न्स। इसमें NDRF ऑपरेशंस, स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस जैसे टॉपिक्स भी आते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ आंकड़े हैं यहाँ? हाँ, कुछ नंबर्स नोट करने लायक है। बीड जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। 24 घंटे में 143.7 mm, 143.7 मिलीमीटर्स। ये बहुत ज्यादा बारिश है। NDRF ने महाराष्ट्र में 12 टीम्स तैनात की हैं बचाव कार्य के लिए। ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं पालघर, पुणे, अहिल्यानगर, बीड। ये लिस्ट बदल सकती है, IMD अपडेट्स देखते रहें। 41 रेवेन्यू सर्कल्स, राजस्व मंडलों में 65 mm, 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। और पानी का लेवल बढ़ने से 11 प्रमुख परियोजनाओं, मतलब डैम्स से 3.42 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ना पड़ा है। ये नंबर्स 143.7 mm, 12 टीम्स, 41 सर्कल्स, 3.42 लाख क्यूसेक्स, इन्हें नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या है? ये घटना क्या दर्शाती है? मीन्स के लिहाज से ये घटना भारत की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसम की घटनाओं के प्रति वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता को दर्शाती है, पर्टिकुलरली इन रीजन्स नॉट ट्रेडिशनली नोन फॉर सच इंटेंस फ्लड्स। ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा तैयारी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म्स, समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र के महत्व को रेखांकित करती है। हमें और बेहतर तैयार होने की जरूरत है। हाँ, क्लाइमेट चेंज के दौर में ये और भी जरूरी हो गया है। ऐसी एक खबर उत्तराखंड से भी है। जी, उत्तराखंड के देहरादून के पास सहस्त्रधरा इलाके में क्लाउड बर्स्ट, मतलब बादल फटने की घटना हुई। क्लाउड बर्स्ट, ये तो बहुत खतरनाक होता है पहाड़ों में। हाँ, इससे तमसा रिवर, तमसा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। ये फिर से दिखाता है कि पहाड़ी राज्य एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रति कितने वल्नरेबल हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं? क्लाउड बर्स्ट्स लोकलाइज्ड, बहुत ही लोकलाइज्ड इंटेंस प्रेसिपिटेशन इवेंट्स होते हैं। मतलब एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। ये मानसून के दौरान हिमालयी क्षेत्र में आम है। इनमें तेज इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से तबाही मचाते हैं। ठीक है। सिलेबस? ये भी GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। सिक्योरिटी एंगल भी हो सकता है अगर ये बॉर्डर एरियाज में हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। ठीक है, तो ये थी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़ी खबरें। अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। यहाँ ओजोन से जुड़ी एक और अपडेट है। यस, एंड इट्स पॉजिटिव अगेन। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वैज्ञानिक रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि ओजोन परत मिड सेंचुरी, मतलब मध्य शताब्दी तक 1980s के स्तर पर लौटने की राह पर है।
वी ऑन ट्रैक। फैंटास्टिक न्यूज। और 2024 का एंटार्क्टिक ओजोन होल, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र भी हाल के वर्षों की तुलना में छोटा है। जी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन सक्सेसफुल रिकवरी ट्रेंड्स, बहाली की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला है। साइंस वर्क्स, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी वर्क्स। इंडीड। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये रिकवरी कैसे मॉनिटर होती है? ये बहाली दशकों के इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग और कंटिन्यूअस साइंटिफिक मॉनिटरिंग, निरंतर वैज्ञानिक निगरानी का नतीजा है, उसे वैलिडेट करती है। हमारे पास एडवांस डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस हैं जो दुनिया भर में ओजोन क्षरण पैटर्न और बहाली की प्रगति को ट्रैक करते हैं। वी हैव द डेटा टू प्रूव द रिकवरी। सिलेबस। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इसमें एटमॉस्फेरिक साइंसेज, वायुमंडलीय विज्ञान और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे टॉपिक्स आते हैं। मेंस एनालिसिस। इस रिकवरी का क्या महत्व है साइंस पॉलिसी के लिए? मेंस के लिए ओजोन परत की बहाली, साइंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, विज्ञान आधारित नीति निर्माण और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक शानदार जीत है। ये दिखाता है कि जब वैज्ञानिक समुदाय स्पष्ट सबूत देता है और पॉलिसी मेकर्स उस पर एक्ट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सैटेलाइट्स और ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से मिलने वाला कंटिन्यूअस डेटा इस हीलिंग प्रोसेस का प्रमाण देता है और ये अन्य वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आशा प्रदान करता है कि सिमिलर अप्रोचेस काम कर सकते हैं। ग्रेट पॉइंट। साइंस एंड टेक में एक और बात, कल इंजीनियर्स डे था। जी हाँ, सितंबर 15 को इंजीनियर्स डे मनाया गया। ये दिन भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की 164th जयंती का सम्मान करता है। और इस साल की थीम क्या थी? इस साल का विषय थीम था डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। मतलब डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, भारत के टेकेड को चलाना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने इस अवसर पर राष्ट्रीय विकास में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, इनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। सर एम विश्वेश्वरैया का योगदान क्या रहा है? ओह, इमेंस कंट्रीब्यूशन। वो एक विजनरी इंजीनियर और स्टेट्समैन थे। डैम कंस्ट्रक्शन, बांध निर्माण, इरिगेशन सिस्टम्स, सिंचाई प्रणाली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा है। कृष्ण राजा सागर डैम उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सिलेबस रेलेवेंस। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन और इनोवेशन इकोसिस्टम जैसे पहलू भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज। ओके, तो अब समय है आज के इस डिटेल्ड डिस्कशन से मुख्य बातें निकालने का। लेट्स समराइज क्विकली फॉर रिवीजन। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, SC ऑन वक्फ एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर पूरी रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ हिस्सों पर सीमाएं लगाईं, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर की टाइटल तय करने की शक्ति पर रोक, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर जोर दिया, रिप्रेजेंटेशन पर कैप लगाया, सेंट्रल काउंसिल में 422, स्टेट बोर्ड्स में 311 गैर मुस्लिम सदस्य। एक बैलेंस्ड ऑर्डर है। दूसरा, इंडिया मॉरिशस। दोनों देशों के बीच रिश्ते अब इन्हेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर हैं। नया स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी। हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हुई, सागर विजन को बल मिला। तीसरा, इकोनॉमी। लेबर मार्केट में सुधार दिखा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 5.1% हुई अगस्त 2025 में। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़कर 32.0% हुई, विच इज ग्रेट न्यूज। लेकिन फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.8% पर चिंता का विषय बनी हुई है। और ग्लोबल स्किल्स के लिए ILO के साथ भारत का MOU हुआ है IRC को डेवलप करने के लिए। चौथा, US इंडिया ट्रेड। व्यापार वार्ता तेज हुई हैं। टैरिफ्स और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, खासकर कॉर्न इंपोर्ट्स पर फोकस है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बावजूद ट्रेड फ्रिक्शंस मौजूद हैं, समाधान निकालने की कोशिश जारी। पांचवा, एनवायरनमेंट। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16 ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का जश्न मनाया। ओजोन परत रिकवर हो रही है। ये क्लाइमेट एक्शन के लिए एक टेम्पलेट है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र फ्लड्स और उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट ने डिजास्टर रिस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस की चुनौतियों को हाईलाइट किया।
Climate change is real. और छठा, SNT साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने ओजोन लेयर रिकवरी की पुष्टि की है, मिड सेंचुरी तक 1980s लेवल पर पहुंचने की उम्मीद। और इंजीनियर्स डे सितंबर 15 ने डीप टेक और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस पर फोकस किया, सर एम विश्वेश्वरैया को याद किया। बिल्कुल, ये थे मुख्य बिंदु। अब कुछ क्विक फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए, बिल्कुल क्रिस्प, एकदम फटाफट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, एससी ने पूर्ण स्टे से इनकार किया। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैप, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 422, स्टेट बोर्ड्स में 311। इंडिया मॉरिशस नई पार्टनरशिप का नाम, इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑग 2025 5.1%। 5.1%। फीमेल WPR ऑग 2025 32.0%। 32.0%। वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16। Montreal Protocol Universal Ratification Date, September 16, 2009. बीड रेनफॉल 24 आवर 143.7 mm। 143.7 millimeters. इंजीनियर्स डे इंडिया सितंबर 15, किसकी जयंती? सर एम विश्वेश्वरैया। एक्सेलेंट। ये फैक्ट्स एकदम याद रखने हैं। अब मेंस की प्रैक्टिस के लिए आज की चर्चा पर आधारित कुछ प्रश्न, इनको लिखने की कोशिश जरूर करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस की। पहला प्रश्न, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, जिसमें विधायी इरादे और सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया हो। Critically analyze the Supreme Court's interim order on the Waqf Amendment Act 2025, focusing on the balance between legislative intent and constitutional principles like the separation of powers। 250 शब्द। दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न, PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा के आधार पर भारत के श्रम बाजार में हालिया रुझानों की जांच करें। विशेष रूप से युवा और महिला बेरोजगारी को दूर करने के लिए किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है? ये तीनों ही सवाल आज के डिस्कशन से सीधे जुड़े हैं। इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, अब टाइम है क्विक क्विज का। तैयार है? देखते हैं कितना याद रहा। लेट्स सी। Q1 PLFS डेटा के अनुसार अगस्त 2025 के लिए भारत में समग्र बेरोजगारी दर क्या है? What is the overall unemployment rate in India for August 2025 according to the PLFS data? A 5.0%, B 5.1%, C 5.2%, D 4.3%. ये था 5.1%। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। आंसर इज B 5.1%। Q2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे विश्व ओजोन दिवस पर मनाया जाता है, मुख्य रूप से किसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखता है? The Montreal Protocol, celebrated on World Ozone Day, primarily aims to phase out A. greenhouse gases, B. ओजोन क्षयकारी पदार्थ, C. प्लास्टिक कचरा, D. भारी धातुएं। ये तो आसान है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऑप्शन बी। करेक्ट। आंसर इज B. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। Q3 भारत और ILO के बीच हालिया MOU किस चीज को विकसित करने पर केंद्रित है? The recent MOU between India and ILO focuses on developing A. New labor laws, नए श्रम कानून, B. Minimum wage standards, न्यूनतम मजदूरी मानक, C. International reference classification of occupations, व्यवसायों का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण, D. Social security schemes, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। ये था वो ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ स्किल्स, इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। ऑप्शन सी। एकदम सही। आंसर इज C. International Reference Classification of Occupations, IRCO। लास्ट क्वेश्चन, Q4 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राजस्व अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक सिद्धांत पर जोर दिया? Which constitutional principle was emphasized by the Supreme Court while limiting the powers of revenue officers under the Waqf Amendment Act 2025? A. Federalism, संघवाद, B. Secularism, धर्म निरपेक्षता, C. Separation of powers, शक्तियों का पृथक्करण, D. Judicial review, न्यायिक समीक्षा। इस पे हमने काफी बात की। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन सी। Brilliant. Answer is C. Separation of powers.
शक्तियों का पृथक्करण। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके मीनिंग्स फ्लैश कार्ड स्टाइल में, क्विक रिकॉल के लिए। वक्फ बाय यूजर, उपयोग द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग वर्क स्टेटस वाया कंटिन्यूस रिलीजियस यूज विदाउट फॉर्मल डेडिकेशन, मतलब बिना औपचारिक समर्पण के लगातार धार्मिक उपयोग से वक्फ स्थिति प्राप्त करने वाली संपत्ति, जिस पर अब एससी ने सीमा लगाई है। करंट वीकली स्टेटस CWS, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। PLFS मेथड मेजरिंग एम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 7 days, मतलब पिछले 7 दिनों में रोजगार मापने की PLFS विधि। इन्हेंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उन्नत रणनीतिक साझेदारी। एलिवेटेड डिप्लोमैटिक स्टेटस EG इंडिया मॉरिशस, मतलब उन्नत राजनयिक स्थिति जैसे भारत मॉरिशस के बीच। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल ट्रीटी फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मतलब ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि। किगाली अमेंडमेंट, किगाली संशोधन, अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एड्रेसिंग HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन जो HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को संबोधित करता है। क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, लोकलाइज्ड इंटेंस रेनफॉल इवेंट, कॉमन इन माउंटेन्स, मतलब स्थानीयकृत तीव्र वर्षा की घटना, पहाड़ों में आम। PLFS, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इन इंडिया, मतलब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो भारत में रोजगार बेरोजगारी डेटा प्रदान करता है। ग्रेट, ये फ्लैश कार्ड्स रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ September 16th करंट अफेयर्स फॉर UPSC। काफी लंबी और डिटेल चर्चा हुई आज। हाँ, लेकिन ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। UPSC की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार मेहनत ही सफलता दिलाएगी। रिवाइज करते रहिए। एब्सोल्युटली, डेली रिवीजन इज क्रूशियल। है, ये जानना जरूरी है। कीप पुशिंग योर लिमिट्स, अपनी सीमाओं को बढ़ाते रहें। वेल सेड, नॉलेज एम्पावर्स यू इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। इस डिस्कशन को दोबारा सुनिए, शायद एक बार में सब कुछ ग्रास्प ना हुआ हो। दोबारा सुने, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, पॉज करें, सोचें, कनेक्ट करें डॉट्स को। हाँ, और जो मेंस क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं, सवाल पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। बेल आइकॉन भी दबा दें। योर एंगेजमेंट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच कंटेंट। आप सिर्फ ₹299 में चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सभी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और पर्क्स भी मिल सकते हैं। सपोर्ट अस। It's a small contribution for quality content tailored for UPSC preparation. और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में हेल्प मिलेगी। आपकी छोटी सी मदद हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती है। Every bit of support counts. तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सीखते रहें, बढ़ते रहें। All the best for your preparation. जय हिंद। Jai Hind.